साथियों, सभी को बड़े जोश खरोश के साथ, एक उमंग के साथ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 12 जून 2021 है। दिल्ली और पूरे देश को थोड़ी राहत मिली है कोरोना से, थोड़ा लॉकडाउन कम हुआ है और ये सुबह के 5 बजे हैं। तो 5 बजे मैं तैयार होकर आज अपने एक मिशन के लिए, अपने टूर के लिए निकल पड़ा हूँ। इसलिए थोड़ा उसकी बैकग्राउंड और डिटेल बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया 12 जून 2021 सुबह के 5 बजे है। काफ़ी ट्रैफिक देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो गई है। अभी लगभग 2 महीने से पूरा देश इस महामारी कोरोना से जूझ रहा था, जो हम बहुत बड़ा नुकसान मानवीय जीवन को भी और हमारी अर्थव्यवस्था को भी है। हमारी पढ़ाई, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज सब बंद पड़े हुए हैं पिछले 1.5-2 साल से। अभी ऑफिशियली स्कूल खुले हैं 10 जून से, क्योंकि जब 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा, कोरोना के बहुत बढ़ते केसेस और दूसरी लहर जो कि बहुत घातक और ख़तरनाक थी, लाखों लोग इसमें मारे गए। अब उससे थोड़ी राहत मिली है। तो जो कि अप्रैल हमारा एक तरह से टीचिंग मंथ होता है और हमारी 10 मई से छुट्टियां पड़ती है। जब कोरोना की वजह से छुट्टी पड़ ही गई तो उसी को समर वैकेशन डिक्लेयर करके थोड़ा प्रीपोन्ड कर दिया गया और 9 जून तक हमारी समर वैकेशन हो गई। अब 10 को हमारे स्कूल खुल गए हैं। आज सेकंड सैटरडे है, संडे है, लेकिन ये भी स्टाफ के लिए है, बच्चों के लिए कोई वो नहीं है। अभी कोई ऐसी टीचिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है और स्टाफ भी लगभग आधा आएगा। तो ऐसे में जो मेरा एक बहुत बड़ा शौक़ है कि कोई ना कोई ऐसा टूर कर लिया जाए, और तो आज मैं अपने उस मिशन पर अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये हमारा आउटर रिंग रोड है जो बस अड्डे की तरफ जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। वहाँ से आप आगे कहीं भी जा सकते हैं और लेफ़्ट में ये हमारा करनाल रोड जाएगा। तो आज का जो मैंने डेस्टिनेशन फिक्स किया कि अगर मैं चाहूँ तो 2 दिन में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ पूरा। वो कैसे कि मैं यहाँ से प्लान कर रहा हूँ कि मैं फ़िरोज़पुर में हुसैनी वाला बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जाऊँ। वहाँ भी वो मीटिंग रिट्रीट या फ्लैग सेरेमनी होती है, झंडा उतारने की रस्म, और बिल्कुल बॉर्डर है और क्लोज बॉर्डर है। मेरा मकसद ये है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चाहे स्थान ना हो, लेकिन वहाँ पर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की क्रीमेशन ग्राउंड है, उनकी समाधि है, बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है। जब 23 मार्च 1931 को उनको फांसी देकर सतलुज नदी के किनारे जलाया गया, तो उनका समाधि स्थल है, नेशनल मेमोरियल है, शहीदी मेमोरियल है वहाँ पे जाऊँ। और एक मकसद मेरा ये है कि मेरा एक टारगेट है कि मैं अपने देश के सभी स्टेट को क्लोजली गांव-गांव जाकर, या कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसको गहराई से घूम के आऊँ। बड़े शहर ना रहे, लेकिन उसमें सारे में घूमे। तो अगर मैं आज इस रूट से जाता हूँ तो मेरा पूरा पंजाब कवर हो जाएगा। तो अभी आज मैं तैयार हो गया, 3 बजे रात में उठ के 5 बजे चलने की तैयारी है। अब मैं यहाँ से, आपको पता है ये GT रोड, नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था जब उन्होंने यहाँ पर 1540 से 1545 के बीच में राज किया। और ये इंडिया का बड़ा रोड है कि इधर ये अमृतसर जो कि इंडिया में है, फिर लाहौर जो पाकिस्तान में, और उससे भी आगे पाकिस्तान से पेशावर और काबुल तक भी ये रोड था। और इधर ईस्ट में कलकत्ता, बांग्लादेश में ढाका, सोनार गांव तक। तो बहुत बड़ा ये हाईवे है, ऐतिहासिक हाईवे है। इस पे भी हम जब चलेंगे तो ये थोड़ा रखते हुए कि हाँ एक ऐतिहासिक हाईवे पे चल रहे हैं। तो अभी जो मेरा रूट रहेगा वो फ़िरोज़पुर यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर है। पहले ये आएगा हमारा सोनीपत आएगा 50 किलोमीटर, फिर पानीपत 80 किलोमीटर पर हो जाएगा, करनाल 120, तो लगभग 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। करनाल के बाद कुरुक्षेत्र होगा 160 किलोमीटर और अम्बाला 200 किलोमीटर। उसके बाद अम्बाला से हम एंटर कर जाएंगे, लेफ़्ट में जो एक रोड कटेगा राजपुरा से, वो पंजाब के अंदर एंटर कर जाएगा, जहाँ से लुधियाना जाएंगे, जो यहाँ से 300 किलोमीटर है।
और अगर हम राजपुरा से अंदर ना घुसे और सीधा जाए तो जीरकपुर, चंडीगढ़, कालका और शिमला का ये रूट रहेगा। तो बहुत अच्छे रूट रहेंगे, बहुत ऐतिहासिक रहने वाली है जर्नी की। अकेला बंदा और आज 450 से 500 किलोमीटर पहुंचकर मेरा टारगेट है कि मैं शाम 6 बजे तक की जो फ्लैग सेरेमनी है वो देखूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का आपको बताएंगे कहीं सोनीपत या पानीपत के 2 मिनट की कवरेज। अभी नेशनल हाईवे नंबर 1 पानीपत और करनाल की तरफ। थैंक यू। साथियों, अब वहाँ से आगे चलकर मैं लगभग 17 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर पर आ गया हूँ। सिंघू बॉर्डर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का बॉर्डर है, उसके बाद हरियाणा में एंट्री हो जाएगी। और ये जीटी रोड पर, चूँकि आपको मालूम है कि किसान आंदोलन चला हुआ पिछले 6 महीने से, तो जो नेशनल हाईवे है वो अब यहाँ से आके बंद है। इससे पीछे भी इसको 1 साइडेड कर दिया गया था और एक तरफ से ही गाड़ी आ रही थी। और अब सिंघू बॉर्डर के आसपास तो आप आके देख सकते हैं कि कितनी बैरिकेडिंग है। लेकिन अब हम यहाँ से अब राइट जाएंगे, फिर सिंघू बॉर्डर आ गया, इसको पार करके हरियाणा में एंट्री होगी। लेकिन अभी यहाँ से राइट से कोई रास्ता दिया हुआ है और वो किसी गांव से जाकर फिर हम दोबारा नेशनल हाईवे पर आए। अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये वो धरना स्थल है सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का। तो आप देखिए किस तरह से एक पूरी बस्ती बस गई है रोड के ऊपर। पूरा पंजाब नज़र आ रहा है, पंजाबी में पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। लोगों ने जो उनके टेंट थे उसको एक तरह से लकड़ी, बांस वगैरह से, टेंट से, कूलर, हुक्का, पानी, सारी चीज़ें, एक बस्ती बस गई है यहाँ पर। तो ये जो आप साइड देख लीजिए, ये NH1 है जो कि बहुत बड़ा हाईवे है, लेकिन इसका एक साइड बिल्कुल कवर है, दूसरी साइड देखिए एक तरह से बाकायदा मकान, बरांडा, उसके आगे की जगह, रेलिंग, मतलब गमले तक भी लोगों ने लगा लिए हैं और एक पूरा वो बसा दिया है गांव। एक तरह से झोपड़ी झोपड़ी भी एक तरह से उनको अलॉट हो गई है। AC भी लग गए हैं, अब इधर देखिए ये AC भी लग गया है ताकि गर्मी से बचे रहे। कूलर भी लग गए हैं। ट्रॉली है ये, इसमें बाकायदा फ्रेमिंग करके कमरे का रूप दे दिया गया है और उसमें AC और कूलर हो गया। तो बड़ा ही शानदार नज़ारा देखने को मिल पा रहा है कि किस तरह से कितना बड़ा गए हैं लगभग सोनीपत, जो दिल्ली से 40 किलोमीटर के आसपास होगा। और काफ़ी देर बाद सिंघू बॉर्डर का जो हमारा किसान आंदोलन की वजह से रास्ता डाइवर्ट था, रूट डाइवर्ट था, सिंघू गांव से होते हुए और फिर अलग अलग रास्तों से होते हुए दोबारा NH1 पर आए। तो वहाँ भी कम से कम 1-2 किलोमीटर तक वो बस्ती बसी हुई थी जो मैंने पीछे आपको वीडियो में दिखाई है। अब एक बार दोबारा से नेशनल हाईवे पर आ गए हैं
और अब हमें लगता है कि आगे स्पीड ठीक रहेगी, बड़ा रोड है, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन पीछे एक दो चीज़ें छूट गई, मुझे लगा कि उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। वहाँ थोड़ी भीड़ थी, आपको दिखा नहीं पाया कि पीछे हमारा KMP कुंडली, मानेसर और पलवल, जिसको हम वेस्टर्न पेरिफेरल रोड भी कहते हैं, वो कुंडली से स्टार्ट होता है और मानेसर की तरफ जाते हुए पलवल पर ख़त्म होता है। और इसी तरह से वहीं से रोड दूसरा कनेक्ट होकर ईस्टर्न पेरिफेरल वे कहलाता है, जो कि हमारा लेफ़्ट में गाज़ियाबाद की तरफ से जाते हुए, बुलंदशहर की तरफ, अलीगढ़ की तरफ से जाते हुए, और वो भी पलवल पर ख़त्म होगा। तो ये दोनों मिलेंगे रोड, लगभग 125 किलोमीटर इसकी लंबाई, 125 किलोमीटर दूसरे की लंबाई। तो एक रिंग रोड जैसा हो गया कि जो ट्रैफिक, जिनको दिल्ली में काम नहीं है, बड़े ट्रैफिक है, वो हरियाणा या यूपी या और आगे जहाँ भी बढ़ना चाहे, हरियाणा से होते हुए राजस्थान या यूपी से होते हुए बिहार की तरफ, वो बिना दिल्ली में घुसे ही बाहर बाहर जा पाए। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, एक नई टाउनशिप बसी है जिंदल फैमिली की तरफ से। और इधर एक राजीव गांधी एजुकेशनल हब, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी इतना फ्लोरिश नहीं की है, पहले बहुत उम्मीद थी कि काफ़ी कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ। तो ये लगभग काफ़ी सालों बाद मैं शायद इस रोड पर आया हूँ, कई साल हो गए होंगे यहाँ तक आए हुए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी डेवलपमेंट हो गया होगा, जगह जगह फ्लाईओवर होंगे, जैसे ये फ्लाईओवर भी मेरे लिए नया है। और कहीं भी आगे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सीधा चलते होंगे, जहाँ भी डिस्टर्बेंस होगी वहाँ फ्लाईओवर से उसको पार किया होगा। जैसे कि पानीपत बहुत कंजेस्टेड शहर था और वहाँ से ट्रैफिक का निकलना बड़ा भारी था, तो पिछले 10-12 साल से तो मुझे लगता है कि पूरे शहर के ऊपर से 4-5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। और कब पानीपत आया, कब आपने उसको पार कर लिया उस फ्लाईओवर से, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि ऐसा ही सब कुछ होगा। तो चलते हैं अब आगे की बड़ी जर्नी पर। ये सोनीपत आ गया। सोनीपत वैसे मेन रोड पर नहीं है, थोड़ा लेफ़्ट में पड़ता है। जो मेन चौराहा है उसको बहालगढ़ चौक बोलते हैं, हाईवे के ऊपर। उससे लेफ़्ट में जाएंगे तो अंदर लेफ़्ट में 5 किलोमीटर सोनीपत है, और फिर बड़ी सिटी है, उसकी लंबाई अगले 10 किलोमीटर होगी। लेकिन मेन रोड पर सोनीपत नहीं है, लेफ़्ट में थोड़ा 5 किलोमीटर है। और उसके बाद मुरथल, फिर पानीपत, फिर आगे करनाल और कुरुक्षेत्र। तो चलिए बढ़ते आगे। अभी 6 बजे हैं जो मेरा घर से उठने का टाइम था, तो अच्छा रहा कि 5 बजे जो मैंने शुरू किया वहाँ से और घर पे 3 बजे उठ गया, तो मुझे एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा माइल्स मिल जाएंगे कि मैं अपना रास्ता भी पूरा करूँ, कि लगभग मैं 5 बजे शाम तक या 6 बजे शाम तक हुसैनीवाला बॉर्डर पहुँच जाऊँ और बीच बीच में आपको मेन चीज़ कवर भी करा दूँ। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। साथियों, अभी मैं खड़ा हूँ एक फ्लाईओवर जो कि करनाल में है। इसका मतलब मैं लगभग 120 किलोमीटर दिल्ली से चलकर यहाँ पर आ चुका हूँ। थोड़ा गाड़ी को भी आराम मिलना चाहिए। वैसे तो ये दूरी लगभग 2 घंटे में कवर होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगभग 2.5 घंटे लगे। उसका रीज़न ये था कि दिल्ली में सिंघू बॉर्डर से लेकर और कमालघाट तक काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। पानीपत से थोड़ा पहले काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, तो बहुत अच्छी स्पीड नहीं निकल पाई, ट्रैफिक स्लो था। लेकिन उसके बाद कमालघाट के बाद से बहुत अच्छा हाईवे लगता है कि हाँ भाई, वाकई में हम इंडिया में नहीं विदेश में घूम रहे हैं। तो अच्छी स्पीड भी आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलना चाहिए। 100 की स्पीड पे आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन 80 उससे भी ज़्यादा बेटर है कि आप सफ़र का आनंद भी लेते चलें
और सब कुछ देखते भी चले। तो हमारा टारगेट है कि माइंड में स्पीड का कहीं कंसेप्ट ना हो, आराम से एंजॉय करते हुए देखते हुए। अभी भी जैसे 120 किलोमीटर चल लिए हैं तो 5 मिनट का गाड़ी को भी आराम मिले, इंजन भी हो जाएगा ठंडा और टायर भी ठंडे हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो अभी हम करनाल पहुंच गए हैं। मेरा अगला जो डेस्टिनेशन रहेगा वो अम्बाला रुक के थोड़ा आपसे बताएंगे। करनाल से पहले पानीपत आया था और पानीपत के बारे में पता है कि कितना ऐतिहासिक शहर है ये। पानीपत की 3 लड़ाई कितनी मशहूर रही है। मेरे पीछे जो ये रोड जा रहा है ये अम्बाला की तरफ जा रहा है और इसके अपोजिट पानीपत से ये रोड आ रहा है हमारा। तो पानीपत की जो 3 लड़ाई 1526 में, आपको पता बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ाई हुई थी और जिसमें बाबर की जीत हुई, तो फिर यहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना हुई। 1556 में इसकी दूसरी लड़ाई हुई, अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई। इसके बाद में जो इसके तीसरी लड़ाई हुई वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठा हार गए। तो बहुत ऐतिहासिक वो शहर है। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, इन लड़ाई का चर्चा सुना होगा आपने। तो शहर पीछे रह गया, करनाल से लगभग 35 किलोमीटर पहले है और मैं अब करनाल के फ्लाईओवर पर रुककर थोड़ा आराम कर रहे हैं। और इससे आगे जो ये रोड जा रहा है ये कुरुक्षेत्र की तरफ जाएगा। अगला जो मेन शहर है वो कुरुक्षेत्र है, लेकिन कुरुक्षेत्र भी हाईवे पर नहीं है। हाईवे पर मेन शहर पीपली है, छोटा शहर, और पीपली से फिर लेफ़्ट में रोड जाकर अंदर 10-12 किलोमीटर जाकर कुरुक्षेत्र एक बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थली है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में गीता का संदेश दिया था। जहाँ गीता का संदेश हुआ वो स्थान है कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर है और बहुत ही अच्छी एक धार्मिक नगरी है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो। इसके अलावा तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र में बहुत कुछ है। तो अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि मैं आपको अम्बाला में ब्रीफिंग करूँगा। अभी हम जिस फ्लाईओवर पर खड़े हैं वो फ्लाईओवर ट्रक की वजह से इतनी ज़ोर से हिलता है, बहुत ज़ोर से, काफ़ी हैवी है। तो ऐसा होता उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्सटेंशन लगा रखी है, सस्पेंशन है कि जब गाड़ी गुजरते तो ज़ोर से हिलता है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का ब्रेक हो गया, गाड़ी भी ठंडी हो गई है। आज का वेदर का बताऊं मैं, वेदर का फोरकास्ट ये था कि वैसे तो गर्मी के दिन है, जून है, 12 जून है, लेकिन ह्यूमिडिटी ऐसी थी कि ये बारिश आएगी, ऐसा पहले ही फोरकास्ट था दिल्ली के लिए, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी होती है तो बारिश आती है। हालांकि मानसून अभी नहीं आया है। 1 जून को मानसून केरल में स्टार्ट होता है अरब सागर से, वो सही समय पर शुरू हो गया, 10-12 के आसपास बॉम्बे पहुंचता है। लेकिन दिल्ली में जो इसकी डेट है वो 29 जून होती है। अगर 1-2 दिन लेट होता तो 1 जुलाई तक मानसून आना चाहिए। तो दिल्ली और ये हरियाणा का एक ही एरिया है, मानसून नहीं है। लेकिन आज का मौसम ऐसा रहेगा कि बादल छाए रहेंगे। सुबह सुबह भी काफ़ी ह्यूमिडिटी थी। अब यहाँ दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर तो हवा भी चल रही है। हो सकता है दिल्ली में आज बारिश आए और यहाँ भी जो रास्ते में आएंगे मैं बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल प्लेजेंट मौसम है, तो मुझे एसी वगैरह की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। जब तक बिना एसी के गाड़ी चलती है तो ठीक है, अच्छी एवरेज भी आएगी और गाड़ी पर लोड भी कम पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कुरुक्षेत्र की तरफ। धन्यवाद। अभी ये जो रोड आप देख रहे हैं, हाईवे, देखें कितना सुंदर है। कभी कभी तो मुझे न्यूजीलैंड की फील आती है, जैसा न्यूजीलैंड के हाईवेज है। चूँकि मैं न्यूजीलैंड 2 बार जा चुका हूँ। बहुत सुंदर हरा भरा ग्रीन कंट्री, कुल 50 लाख की आबादी, इसलिए उनके भी हाईवे ऐसे खुले खुले लंबे, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक इससे भी कम। आगे बढ़ते हैं।
साथियों, अब मैं पहुंच चुका हूं राजपुरा पार करके पंजाब में एंटर कर चुके हैं। 9:15 बजे के करीब मैं यहाँ पहुंच गया था। तो सही टाइम पर चलने का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है कि 5 बजे चले और 4 घंटे में आपने 250 किलोमीटर कर लिया। जब हम NH1 से आए, अम्बाला पार करके ही एक रोड राइट में चला जाता अम्बाला से, वो चंडीगढ़ जाता है। और ये लेफ़्ट में बड़ा हाईवे जिसको NH44 भी कहते हैं, ये लेफ़्ट में राजपुरा से कटता है और इसका पंजाब का डिस्ट्रिक्ट पटियाला है। ये आप सामने देख रहे हैं कि सीधा जो रोड जाएगा, मैं आपको, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप समझ पाएंगे कि अम्बाला तक आप दिल्ली से आगे, जो कि 200 किलोमीटर हरियाणा का आखिरी शहर है, उस पर अम्बाला के लेफ़्ट में जहाँ भी आप जाएंगे, अम्बाला पार करते ही तो आप समझे कि पंजाब आ गया। चाहे कोई गांव हो, चाहे छोटी सड़क हो और बड़ी रोड है, तो ये NH44 है कि पंजाब में एंट्री हो जाती है। अगर आप अम्बाला से राइट में सीधे जाएंगे तो वो रास्ता जीरकपुर, चंडीगढ़ आगे जाता है, कालका जी जाता है। उधर का काफ़ी पार्ट है दूर तक, चंडीगढ़ भी उसका पार्ट है, जीरकपुर है और वहाँ से कालका उसका आखिरी है। और कालका से फिर हम हिमाचल की तरफ एंट्री कर जाते हैं। शिमला का जो रूट होता है कालका से, उस पर एंट्री सोलन वगैरह की तरफ बढ़ जाता है वो रास्ता। और वहाँ से एक दूसरा रास्ता मोहाली होते हुए, अगर आपको मनाली भी जाना है तो आपको वही चंडीगढ़ के रास्ते से आपको मोहाली होते हुए और फिर पंजाब के बीच से SAS नगर, मोहाली, वहाँ से आप आनंदपुर साहिब की तरफ से जाके फिर आप ऊपर कीरतपुर साहिब की तरफ से चढ़ते हैं पहाड़ की तरफ हिमाचल का, जो कि आपको कुल्लू, मनाली, मंडी, बिलासपुर, पहले बिलासपुर आएगा, फिर मंडी आएगा, फिर कुल्लू आएगा, फिर मनाली आएगा और वहाँ से रोहतांग पास। ये सारे रास्ते, यानी कि अम्बाला से आपको राइट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस रूट पर आते हैं, मैं दिखाता हूँ, ये रूट आया अम्बाला से, ये रोड सामने जो आप देख पा रहे हैं हाईवे, यही सीधा रोड इस तरफ अब ये अमृतसर जाएगा। अमृतसर सामने लिखा है और वहीं पर वाघा बॉर्डर है और वहाँ से ही फिर यही रोड लाहौर जाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जालंधर पर जाकर, जालंधर एक बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पर। पहले अभी हम इस टाइम खड़े हैं पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, इसके थोड़ी दूर बाद ही फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा, जो थोड़ा छोटा ही डिस्ट्रिक्ट है, 20-30 किलोमीटर की चौड़ाई में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लुधियाना डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और मैं लुधियाना से लेफ़्ट में मुड़कर मोगा डिस्ट्रिक्ट होते हुए फिरोज़पुर जाऊंगा, जो वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। तो अभी तो मुझे लुधियाना ही जाना, जो कि यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जालंधर की ये कितने मेन हाईवे है नॉर्थ इंडिया के। आप समझ सकते हैं कि ये हाईवे आपको कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू वगैरह तक ले जाएगा। वो कैसे कि सीधे हाईवे पे तो हम अमृतसर जाएंगे, वाघा बॉर्डर पाकिस्तान, लेकिन जालंधर से हम जब राइट मुड़ते हैं तो वो रास्ता पठानकोट की तरफ जाता है। पठानकोट भी बहुत अच्छा जंक्शन है, मिलिट्री कैंप है, बेस है यहाँ पर, और ये पंजाब का शहर है। उस पठानकोट से आप राइट में चले जाएं तो बहुत बड़ा हाईवे हिमाचल में एंटर करता है। हिमाचल में डलहौजी, चंबा, खजियार, या उससे भी मेन रोड है धर्मशाला, मैक्लोडगंज, और वही बड़ा रोड आपको मंडी ले जाएगा, पालमपुर होते हुए मंडी, और मंडी से आप वापसी कर सकते हैं, मनाली जा सकते हैं। दूसरा जो रोड मैंने कहा पठानकोट से जो मेन रोड है ये आपका कठुआ होते हुए जम्मू जाता है। जम्मू से फिर आपका पटनी टॉप वगैरह होते हैं, नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर तक जाता है। और फिर वो श्रीनगर से आगे आप जाए तो कारगिल होते हुए, और रास्ते बताए तो श्रीनगर से पहले पहलगाम है, साइड में गुलमर्ग है, लेकिन मेन श्रीनगर पहुंचकर फिर आप बालटाल और कारगिल के रास्ते पे जोजिला पास की तरफ से जाते हैं कारगिल, और लेह लद्दाख जा सकते हैं। तो आप सकते हैं कि दिल्ली से जो अम्बाला रोड है कितना इम्पोर्टेंट है और कितने बड़े बड़े, और नॉर्थ इंडिया का मेन रोड है ये, जिस पर आप पहुंचते हैं। फिर बाद में ये यहाँ से 2 पार्ट बाइफरकेट हो जाता है, जालंधर और अमृतसर का। उधर वो चंडीगढ़ से भी 2 रास्ते हो जाते हैं, एक शिमला की तरफ और एक मनाली की तरफ।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। चलिए, हमने आराम कर लिया, 9:15 बजे आए थे, शायद 9:30 हो गए हैं और अब अगला स्टॉप हमारा लुधियाना रहेगा। तो काफ़ी अच्छी टाइमिंग है कि सुबह सुबह हमने काफ़ी कवर कर लिया। ये फ़ायदा है कि सुबह हम जल्दी चल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लुधियाना मिलेंगे। साथियों, अभी हम श्री मेघ सिंह जी मेरे साथ ही बैठे हैं और मैं लुधियाना पहुंच गया था। उसके बाद अब लुधियाना से मोगा रोड और मोगा से फिरोजपुर, यही रोड है। तो आप देख पाएंगे, मैं एक बार मेघ सिंह जी को दिखाता हूं। इनसे मैंने रास्ता पूछा लुधियाना में, तो सर ने बड़े अच्छे से रास्ता बताया और फिर लगा कि कहाँ तक जाएंगे, मैं भी चलूँ क्या। मैं कहा सर, मेरी प्लेजर है तो मेरे लिए कि आप साथ चलें। तो इनको भी 30 किलोमीटर यहाँ पर जगराव है, वहाँ पर ये डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक और वैक्सीनेशन में ड्यूटी है। तो अच्छा हो गया, साथ भी हो गया और रास्ता भी पता चल गया। तो अभी हम लुधियाना से फिरोजपुर है जो कि 123 या 125 किलोमीटर है। पहले मेन जगराव पड़ेगा 28-30 किलोमीटर, एक शहर। उसके बाद उससे भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट मोगा है ये, और मोगा का हेडक्वार्टर शहर मतलब मिलेगा। अभी तो हम लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे शायद, है ना? हाँ, उसके बाद जब भी आएगा तो मोगा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जगराव लुधियाना का पार्ट है या जगराव लुधियाना का ही? ओके, जगराव तक लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, फिर मोगा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा और मोगा हेडक्वार्टर आएगा। और उसके बाद आगे फिर फिरोजपुर रहेगा जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान से लगता हुआ है। और जो आज का टारगेट था कि आज हम बॉर्डर पर जाएंगे, तो वो 125 किलोमीटर से मान लीजिए अभी 40 किलोमीटर रह गया मोगा, और वहाँ से कुल 100 किलोमीटर के करीब मेरा रह गया अभी फिरोजपुर। और बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि हमारे सोसाइटी के श्री RS सब्रवाल जी, रणजीत सिंह सब्रवाल जो वहाँ रहते हैं और हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे, अभी मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो उनको यहाँ एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था। पहले कई बार बात है, बोले मैं फिरोजपुर रहता हूँ ज़्यादातर, तो अब उनसे बात होगी तो वो यहीं है, ये मुझे पता। फिर मैंने उनसे कहा तो बस उन्होंने कहा बस आप सीधा मेरे पास आए, वहाँ से ही लंच करेंगे, डिनर करेंगे और रात में वहीं रुकेंगे, और मैं ही आपको सीधा बॉर्डर वगैरह और गुरुद्वारे वगैरह मैं ही दिखाऊंगा। तो मेरे लिए बड़ा आराम, बड़ा अच्छा हो गया। और वैसे भी मैं पूरी जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। गाड़ी मस्त चल रही है, रोड इतना खुला है, खाली है। तो आगे की जर्नी के लिए बाद में आपसे मिलते हैं। अभी हम सीधा फिरोजपुर पहुँचेंगे, लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि लुधियाना को हमने क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं मोगा की तरफ, फिर फिरोजपुर। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, हम अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। अभी लगभग 1:30 बजा है, शायद कुछ समय है, और मैं लगभग 450 किलोमीटर चलकर फिरोजपुर में आ गया हूँ, जो कि मेरा डेस्टिनेशन था। जो पीछे जगह दिखाई दे रही है, जो रोड पीछे से आ रही है, ये लुधियाना मोगा फिरोजपुर रोड है। नेशनल हाईवे नंबर 5 है, जिससे मैं अभी चल कर आया हूँ। लगभग 130 किलोमीटर है लुधियाना से, ये मोगा से 80 किलोमीटर है। तो आज का दिन बहुत ही प्यारा और मेरे लाइफ में एक एडवेंचरस डे रहेगा। लोग सुनेंगे कि एक अकेला बंदा
450 किलोमीटर फिरोजपुर भारत पाकिस्तान बॉर्डर हुसैनी वाला। फिरोजपुर सिटी यहाँ से कुल 5 किलोमीटर है। एक तरह से सिटी में हम घुस चुके हैं, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है सिटी का वो 5 किलोमीटर है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जगह। अभी सीधे जाएंगे तो हुसैनी वाला बॉर्डर है, वहाँ पर हम शाम को जाएंगे। राइट में जाएंगे, श्री अमृतसर साहिब है लिखा हुआ बोर्ड पर, 120 किलोमीटर है। फिरोजपुर सिटी भी राइट में है, 5 किलोमीटर। और हुसैनी वाला बॉर्डर सीधा इसी रोड पर होगा, वो 13 किलोमीटर है। फाजिल्का यहाँ से 90 किलोमीटर है, सीधा स्टेट में उधर से ही जाऊँगा, भटिंडा फाजिल्का होते हुए राजस्थान की तरफ से। आगे जलालाबाद भी सीधा 53 किलोमीटर। और श्री मुक्तसर साहिब लिखा हुआ है 58 किलोमीटर। तो एक बार दोबारा से ये बात शो करते हुए, एक बहुत ही एडवेंचरस, इसमें मुझे खुशी भी हुई, गाड़ी भी बहुत अच्छी चली, रास्ता बहुत अच्छा था। सुबह 5 बजे मैं चल दिया था, अभी लगभग 9 घंटे में 9 हुए भी नहीं है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, थकावट भी नहीं है। और साथ में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे एक साथी हैं, हमारी सोसाइटी के हमारे साथी RS सब्रवाल रिश्तेदार जी, वो एक प्रोजेक्ट है, तो उन्हीं के पास आज रुकना है, लंच है और डिनर है। तो चलिए, वो वेट कर रहे होंगे लंच के लिए, मैं जगह ढूंढता हूँ और पहुँचता हूँ। और शाम को फिर हुसैनी वाला बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर से रिपोर्टिंग करेंगे। थैंक यू। Wave Beats Music. जो मेरा डेस्टिनेशन था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और मेरे लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि मैं जिस स्पॉट पर हूँ, और आपके लिए भी बहुत गौरव का दिन रहेगा। ये हमारा हुसैनी वाला बॉर्डर, भारत पाक का बॉर्डर है, जो कि फिरोजपुर में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। और ये हुसैनी वाला स्टेशन है, जो कि इंडियन रेलवे का लास्ट स्टेशन है। पहले यहाँ से लाहौर या पाकिस्तान के अंदर जाती थी, अब ये जगह बंद हो गई है। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन था, जो मैं आज सुबह दिल्ली से चला 5 बजे, वो 450 किलोमीटर दूर फिरोजपुर था, जहाँ हमारे बड़े भाई साहब RS सब्रवाल जी, जो कि हमारी सोसाइटी आर्य अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, और पता चला कि भाई ये यहाँ पर पोस्टेड है। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो पाया कि भाई चलो एक ऐसी जगह चलते हैं, और अपने साथी भी है। और मेरा एक अट्रैक्शन जनरल रहता है कि भाई मैं देश को, अपने एक प्रांत को अच्छे से ज़मीनी स्तर पर देखूं। तो ये बॉर्डर मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था, और आपको भी करेगा, क्योंकि हो भी क्यों ना, कितना ऐतिहासिक वो है। इसको हम, हमारे यहाँ शहीदों की भूमि, बाहरी बोर्ड लगा हुआ फिरोजपुर, वेलकम टू द लैंड ऑफ मार्टियर्स। उसका रीज़न ये कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, जब इनको 1931 में 23 मार्च को फांसी दी गई, और एक दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो लोगों का रोष देखकर कि हाँ भाई, एक तो गलत था इतनी यंग एज में और एक छोटे से अपराध के लिए फांसी, और वो भी एक दिन पहले, और किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का पालन ना करते उनको रात के समय में फांसी दी गई। तो इसलिए लोग भड़क ना जाए, लाहौर जेल में फांसी दी गई, तो उनको फिर रातों रात यहाँ पर लेके आए और हुसैनी वाला बॉर्डर के पास उनका क्रीमेशन किया गया। तो वो हमारे लिए शहीदों की भूमि है, हमें नमन करने लायक भूमि है। उस भूमि की मिट्टी को माथे से लगाना चाहिए। और बाद में जब 65 और 71 की लड़ाई हुई, तो भी यहाँ इस बॉर्डर का और इस पोस्ट का बहुत महत्व रहा कि इस पोस्ट पर जो हमने बॉर्डर फिल्म में देखा, कुलदीप सिंह चांदपुरी, वो उन्हीं की शौर्य गाथा इसी पोस्ट पर बचाने की थी। और यहाँ से जो टैंक कैप्चर किए, वर्किंग टैंक कैप्चर किए, वो आज के समय में भी हमारे कैंटोनमेंट एरिया फिरोजपुर में है, जिसकी जाते हुए हम एक फ़ोटो लेंगे। तो बहुत आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा भी रहा, ऐतिहासिक रहा कि सुबह अकेला एक बंदा, एक जुनून कह सकते हैं कि अकेला 450 किलोमीटर दूर, और
9 घंटे में फिरोजपुर आ गए। भाई साहब के घर रहे, खाना खाया, थोड़ी थकावट दूर की और शाम के समय चाय लेकर, और हमारे साथी झा साहब जो कि यहाँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो कॉन्टेक्ट चले हुए हैं, जिस काम को सर देख रहे हैं, उनको साथ लेकर के अब हुसैनी वाला आ गए हैं हम। और उसके बाद हम बिल्कुल वहाँ पर जाएंगे, समाधि स्थल पर जाएंगे, पास से ही बॉर्डर को भी देखेंगे, और जो हमारी सेरेमनी होती है, झंडा उतारने की जो रस्म होती है, बीटिंग रिट्रीट जिसको बोलते हैं, वो शायद पब्लिक के लिए बंद है। अगर फौजी जवान कर रहे होंगे तो हो सकता है हम दूर से देख पाए, लेकिन जैसा भी होगा, जो भी होगा, हमारे लिए ऐतिहासिक और रोमांचित करने वाला पल होगा। तो आप सबके लिए रिकॉर्डिंग की मैं जो फील कर रहा हूँ, वो भावना मैंने व्यक्त की, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं पूरे पंजाब में से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को देखता हुआ, ज़मीन को, लोगों को देखता हुआ, और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक आ गए हैं। तो चलते आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ से एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये स्टेशन जो है इतना खास है कि यहाँ डेली ट्रेन नहीं आती, लेकिन साल में एक बार ट्रेन यहाँ इस स्टेशन तक आती है, जिस दिन हमारे शहीदों का हमारा शहीदी पर्व होता है, और उस दिन यहाँ फंक्शन मनाया जाता है। उस दिन यहाँ पर 23 मार्च को ट्रेन यहाँ तक आती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Wave Beats Music. हम आ गए हैं हुसैनी वाला बॉर्डर पर। मेरे लेफ्ट में समाधि स्थल है जहाँ हम अभी जाएंगे, लेकिन ये बॉर्डर का एरिया है, और हम उस स्थल से थोड़ी दूर है जहाँ पर वो फ्लैग रिट्रीट होता है, झंडा उतारने की रस्म होती है। उसका रीज़न ये है कि कोरोना की वजह से ये बैन था अभी कि पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। अभी अभी कुछ सेंक्शन हटे हैं, कुछ बैन कम किया, लेकिन अभी ये झंडे उतारने की जो रस्म है उसमें पब्लिक की एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है। ये तो बड़ा अच्छा नहीं है हमारे लिए कि हम उससे कम से कम 200 मीटर या 500 मीटर दूर रह गए। जो सामने ये हमारा गेट दिखाई दे रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, तो इस गेट में सामने झंडे के पोल हैं। अभी मौसम की वजह से खराब मौसम है, इसलिए उसको उतार लिया गया। सामने जो पोल है वो उसमें भारतीय फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा होता है, और उसके पीछे एक गेट दिखाई दे रहा है। वहाँ गेट के बाद हमारा एक छोटा सा स्टेडियम है जहाँ पर आम पब्लिक बैठते हैं और जहाँ पर ये रस्म होती है। और उसके बाद एक और फ्लैग दिखाई दे रहा है, उसी के साइड में लेफ्ट में ये पाकिस्तान की जनता वहाँ पर बैठती है और उनका ध्वज होता है। तो उसके साथ अभी हम देख पा रहे हैं कि ये ज़रूर है कि आपको बॉर्डर क्लियर दिखा देते हैं कि हमारे लेफ्ट में जो रोड पार है, और ये रोड से आप इधर आइए, इधर से कवर करेंगे, मतलब 50 मीटर दूर ये सामने तार लगे हुए हैं, वो उधर पाकिस्तान की तरफ। ये जो पेड़ है, सफ़ेदे के पेड़, और वो सामने जो भी आपको तार दिखाई दे रहे हैं, ये उधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया। तो एकदम बॉर्डर तो क्लियर आपको दिख गया, लेकिन जहाँ ये हमारी सेरेमनी होती है वहाँ तक नहीं जा पाते, वो भी 200 मीटर दूर है। और लेफ्ट में ये टीले के उधर भी हमारी पोस्ट है, और बहुत अच्छे बंकर, बिल्कुल BSF के बंकर आपको सामने दिख रहे होंगे सॉलिड की। कभी अगर गोलाबारी की घटना होती है तो यहाँ से अटैक और डिफेंस किया जाए। एक बंकर दिखाइए जा साहब, कितने अच्छे से, कि बहुत गहराई में, मजबूती से, हो सकता है काफ़ी गहरा भी है, और सिर्फ वहाँ से गन रख के या दे सके और वहाँ से ही अटैक या डिफेंस हम करते हैं। तो ये बंकर भी है क्योंकि सामने ही बॉर्डर है, सामने यहाँ पर। तो चलिए, जैसा भी आए, हम अपने फौजी भाइयों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि भाई इनकी वजह से देश सुरक्षित है, हमेशा देश के लिए मर मिटने को भी तैयार है। और ऐसे ही शहीदों के लिए कि जिन्होंने जान कुर्बान की, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल कि इतनी कम आयु में, कुल मात्र 23 साल की आयु थी भगत सिंह जी की जब 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दी गई। उन जैसे वीरों की वजह से ही देश को आज़ादी मिली, और हमारे फौजी भाइयों की वजह से आज हमारी आज़ादी कायम है और हम सुरक्षित हैं। पोस्ट के पास, उस पेड़ के पास आर्मी वाले हैं।
आप BSF तो स्टीले पे नहीं चल सकते, थोड़ा आगे जाके भी थोड़ा क्लियर दिख जाता है यार। ओके भाई। ओके जाने का मौका मिलेगा ना तो तिलक करना चाहिए, इस धूल को अपने माथे पर लगाना चाहिए। यह है उन तीनों शहीदों की समाधि जो 23 मार्च 1931 में फांसी लाहौर जेल में देने के बाद इनको यहाँ दफन किया गया। और यहीं आकर हमारे देश की युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोगों ने बलिदान दिया, तब हमें ये आज़ादी मिल पाई। और अब इस आज़ादी की रक्षा के लिए भी हमें हर वक्त एक बलिदान के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये तीनों समाधि सरदार भगत सिंह जी, श्री सुखदेव और श्री राजगुरु की ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये समाधि है। और पीछे मेरे बैकग्राउंड में तीनों की स्टैचू, एक तरह से पत्थर की मूर्ति, आदमकद मूर्ति, ताकि हम देख सकें, उन युवाओं के साक्षात देख सके, दर्शन कर सके। तो बहुत ही रोमांचित करने वाली जगह है, ठीक अच्छे से डेवलप किया ताकि लोग यहाँ आए और एक तरह से स्पॉट बने, दर्शनीय स्थान बने। वो भी तीनों का एक स्टैचू तो नहीं लेकिन एक फ़ोटोग्राफ के रूप में मोमेंटो टाइप तीनों शहीदों के वो किया हुआ है। और एक और जो सामने ये हमारे खंडहर जैसा एक रेलवे स्टेशन है, और ये पहले समय में हुसैनी वाला का रेलवे स्टेशन था और हमारी ट्रेन यहीं से आके अंदर पाकिस्तान में एंटर करती थी। लेकिन 1971 के युद्ध में ये बिल्कुल नष्ट हो गया, तोप के गोले लगे। आप बाहर से देख सकते हैं कि अभी भी सभी जगह इसके निशान नज़र आ रहे हैं। और पीछे ही हुसैनी वाला का स्मारक के रूप में उस स्टेशन को वहाँ बंद करके पट्टी का डेड एंड करके पीछे रोक दिया गया, जहाँ हमने पीछे वीडियो शूट किया था। लेकिन असलियत में ट्रेन तो आगे तक जाती थी पाकिस्तान के अंदर भी, तो हुसैनी वाला पुराना स्टेशन ये था। अब सिर्फ यादगार के रूप में, मेमोरियल के रूप में रेल की पटरी भी यहाँ पर अभी मौजूद है। तो अब और देखते हैं कि आगे क्या है, थोड़ा घूमते हैं। वो भी आता रहेगा। ये समाधि स्थल है BK दत्ता, जिन्होंने दिल्ली की असेंबली हॉल में शहीद भगत सिंह के साथ असेंबली हॉल में बम फेंका था ताकि देश की सोई हुई जनता को जगाया जा सके और अंग्रेज़ों का भी कान खोले जा सके कि हमें आज़ादी चाहिए। उनको इनके साथ फांसी नहीं दी गई, लेकिन बाद में जब इनकी दिल्ली में डेथ हो गई तो इनकी एक इच्छा थी, ये 1965 की बात है, कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे भी उन तीनों के साथ ही उन्हीं समाधि स्थल के पास मेरा क्रीमेशन किया जाए, संस्कार किया जाए। तो बाद में उनके भी यहाँ पर ये समाधि बनाई गई, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर किया गया था। यहाँ खड़े होकर फोटो खींचते हैं। फोटो तो खींच लो भैया, पहले फोटो तो 2-3 जरूर हो जाए। पीछे खींचेगा तो तीनों की आ जाएगी। तीनों की आ जाएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वो उसके आगे वहाँ हाँ चलो। साथियों, अभी हम पहुँच गए। जैसा मैंने बताया था कि पुराना ये हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन था,
जो 1971 के उसमें युद्ध में डैमेज हो गया था। ये गोली का निशान आप सब है। इसकी दीवारों पर साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियों के निशान हैं, और ऊपर जो बड़े बड़े निशान है वो गोलों के निशान है, जो तोप के गोले चलते थे। इतने उसके बावजूद भी कितनी मजबूत उस समय की दीवारें या मसाला होता था कि ये पूरी टूट नहीं पाई है। और इसमें इसके बाद इसको अब अच्छे से डेवलप कर दिया। यही हमारे दो मोनूमेंट हैं ऐतिहासिक के स्टेशन, और उधर हमारे तीनों शहीदों की समाधि स्थल। फिर उसको अच्छे पार्क में डेवलप कर दिया गया है। ये पीछे नीचे का ये पार्क है, और यह प्लेटफॉर्म है कि 23 मार्च को प्रतिवर्ष जब शहीदी दिवस होता है तो उस दिन यहाँ पर फंक्शन होता है, और उसी दिन आखिरी रेल उस आखिरी स्टेशन हुसैनी वाला तक आती है। और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होके ये सामने स्टेज पर होता है, और सामने पब्लिक बैठती है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि जगह को बहुत Wave Beats Music.